द फिलोसफी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राजू। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी गई सबसे पावरफुल और शानदार किताब द फिलोसफी ऑफ मनी यानी कि धन संपत्ति का मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी समझ में आए कि धन संपत्ति का मनोविज्ञान क्या है। लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि धन संपत्ति का मनोविज्ञान यानी कि द फिलोसफी ऑफ मनी बुक किन लोगों के लिए है। दोस्तों, ये धन संपत्ति का मनोविज्ञान उन लोगों के लिए है, वे लोग जो धन संपत्ति के मनोविज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, या वे लोग जो जल्द से जल्द पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, और वे लोग जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और यदि आप भी वे लोग हैं इन सब बातों को जानना चाहते हैं, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, इन धन संपत्ति के मनोविज्ञान के लेखक के बारे में पहले हम बताएंगे। इनके लेखक जो है वह है मॉर्गन हॉसल के बारे में। दोस्तों, इस किताब को मॉर्गन हॉसल जी ने लिखा हुआ है और मॉर्गन हॉसल जी एक इन्वेस्टर और ऑथर है। मॉर्गन हॉसल जी एक इन्वेस्टमेंट और फंड के पार्टनर भी हैं, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। अब बात करते हैं धन संपत्ति का मनोविज्ञान के बारे में। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसा होने के बावजूद हमेशा एक मिडिल लाइफ जीते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलियनर बन जाते हैं। आप चाहें माने या न माने, इस वक्त आप पैसे को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो कुछ साल बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। इसलिए दोस्तों, क्यों न आज ही द फिलोसफी ऑफ मनी बुक के जरिए धन संपत्ति के मनोविज्ञान के बारे में समझा जाए। दोस्तों, ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस पर परखती है और एक कई विषयों पर एक फ्रेश नजरिया देती है। जैसा कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताबें फोकस करती हैं ऐसी चीज़ों पर, जैसे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया जाए, या कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए। मॉर्गन हॉसल जी लोगों और पैसों के बीच रिलेशन पर फोकस करते हैं। दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजों की गारंटी होती है, जबकि दूसरे बिहेवियर्स असफलता के होते हैं। इस बुक में पैसे से संबंधित बहुत से ऐसे लेसन्स पर बात की गई है जो कुछ लेसन्स हमारे निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं, और कुछ पाठ हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती ये है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये पाठ सिर्फ ज़्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन या डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। द फिलोसफी ऑफ मनी बुक आपके पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम करेगी। सबसे पहला आता है द ग्रेटेस्ट सॉन्ग ऑन अर्थ। दोस्तों, जब लेखक मॉर्गन हॉसल जी कॉलेज में पढ़ते थे तब पैसे कमाने के लिए जॉब किया करते थे। जहाँ पर वो काम करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर वहाँ पर आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफ़ी तेज दिमाग वाला भी था, क्योंकि 20 साल की उम्र में उसने सिर्फ वाईफाई राउटर के लिए की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवाया था। उस यंग मिलर ने कई सारी टेक कंपनीज को स्टार्ट किया और बाद में उसे बेच दिया। वो लड़का काफ़ी सफल भी था, लेकिन वो पैसे के मामले में काफ़ी अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता था वहाँ पर वो अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था, और जिसके साथ भी बात करता था उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो लड़का शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उससे कुछ नोट्स देकर पास वाले दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकानदार ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग लड़के ने उस सोने के सिक्के का क्या किया होगा? उसने वो सारे गोल्ड कॉइन्स पास वाले समुद्र में फेंक दिए, और उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर उन गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई गुलाब या कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो यंग मिलियनर एक होटल में एक लैंप से टकरा गया। उसके बाद उस होटल के मैनेजर ने उससे कहा कि ये लैंप की कीमत $500 है। तो इस यंग लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर उस होटल के मैनेजर के मुंह पर मारे और कहा कि ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद अब आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये तो एकमात्र कहानी है, कोई सच नहीं है, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या उस यंग मिलियनर का क्या हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी सच्ची कहानी पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के अंत में इस यंग मिलियनर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में उसने जो कुछ भी कमाया हुआ था वो सब कुछ उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए।
और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। दोस्तों, देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। दोस्तों, द फिलॉसफी ऑफ मनी का जो चैप्टर है वह है नो वंस क्रेजी। दोस्तों, इसमें हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट का हुए अनुभव कर पाता है। इस अनुभव के बेसिस पर ही हम ये सोचते हैं कि हमें ये पता है कि ये दुनिया किस तरह से काम करती है। लेकिन असल बात तो ये है कि लाइफ में हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे सर्कमस्टांसेस और हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है वो रिस्क और रिवार्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान को अलग बनाती है या फिर उस इंसान से अलग होगी जो अमीरी में पला बड़ा हुआ है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल के डेटा को लेकर ये देखने के लिए ये स्टडी किया कि लोग किस बेस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, न कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है जो पूरी तरह से सर्कमस्टांसेस पर, अनुभव पर डिपेंड करता है। लोग पैसे को लेकर कोई भी निर्णय अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। इसका अगला भाग आता है लक एंड रिस्क। दोस्तों, लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफी हद तक इम्पैक्ट भी करता है। उदाहरण के तौर पर 1968 में अमेरिका का एक लेक साइड स्कूल दुनिया के कुछ गिने चुने स्कूल्स में से एक था जहाँ पर $3000 का कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनमें से सिर्फ 300 बच्चे ही लेक साइड स्कूल में पढ़ रहे थे और बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं गए होते तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के साथ लेक साइड स्कूल में कैट्स इबाम नाम का एक लड़का था जो बिल गेट्स का काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था और बिल गेट्स की तरह बहुत ही अच्छा कंप्यूटर स्टूडेंट भी था जो कि फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को बना सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये बैड लक एक उदाहरण है क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी बच्चे का माउंट एवरेस्ट के दौरान मारे जाने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक थी। इसी तरह आपका कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है कि उसके पीछे कारण आप नहीं बल्कि आप पर लक हो सकता है। अब इसका अगला भाग आता है नेवर इनफ। कर्ट वॉनगॉट और जोसेफ हेलर दोनों ही अमेरिकन लेखक थे। एक बार वो दोनों किसी बड़ी पार्टी में गए हुए थे। वहाँ कर्ट ने जोसेफ जी से कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपने जग प्रसिद्ध नोबेल से भी आज तक नहीं कमा पाए हैं। यह सुनकर जोसेफ जी ने कहा कि हाँ, ये सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा और वो है इनफ, यानी कि बहुत। दोस्तों, इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि ये हमेशा ज़्यादा की तलाश में रहता है और चाहे हमारे पास जितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो दूसरों के पास हैं। दोस्तों, इनफ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ पर इनफ का मतलब ये है कि आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, बजाय इसके कि सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, लव और हैप्पीनेस आदि चीज़ें हैं जिन्हें छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगना मूर्खता है। अब बात आती है कन्फाउंडिंग या कंपाउंडिंग। दोस्तों, जो लेसन है कंपाउंडिंग का, अब हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ उसकी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, जब ये किताब लिखी गई थी तब वॉरेन बफेट जी की टोटल नेटवर्थ $84.5 बिलियन थी और जिसमें से वो $81.5 बिलियन रकम उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई थी। वॉरेन बफेट जी 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने भी 30 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते तो उन्हें सेम रिटर्न नहीं मिलता और उनकी टोटल नेटवर्थ $84.5 बिलियन की जगह सिर्फ $11.9 मिलियन ही होती, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। वॉरेन बफेट इसलिए सफल नहीं थे क्योंकि वे अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वो इसलिए सफल और कामयाब हैं क्योंकि वे लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे हैं।
अगला लेसन आता है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों अमीर बने रहने के लिए थोड़ा सा पागलपन और किफायती होना जरूरी है। जैसे लिवरमोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। 1929 के फर्स्ट ग्रेट डिप्रेशन के समय पूरी दुनिया के इन्वेस्टर के पैसे डूब रहे थे। तब ऐसे कठिन समय में लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई। लेकिन इसके बाद भी वे रुके नहीं और इसके बाद भी वे कठिन से भी कठिन दावे लगाते गए और बदकिस्मती से 4 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी और खुद अपनी जान ले ली। दोस्तों लिवरमोर की तरह बहुत लोग ज़्यादा पैसे तो कमा पाते हैं, लेकिन इन पैसों को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने और ऑप्टिमिस्टिक रहने और अपने ऊपर बिलीव करने की आवश्यकता होती है। भाई अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत बड़े जोखिम से बचने और किफ़ायती बनने और इस बात का एक्सपेक्ट करने की आवश्यकता होती है कि आपकी सफलता में लक का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर किफ़ायती होने का मतलब ये नहीं है कि कंगालों की तरह रहें, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह के अपने पैसे खर्च ना करें और दिखावे में ना पड़े। द फिलॉसफी ऑफ मनी के हम एक चैप्टर की और बात करते हैं जो कि है रीजनेबल रेशनल। दोस्तों आप एक रोबोट नहीं है बल्कि एक इंसान है, इसलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। आप पूरी तरह से रैशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते। आपको रैशनल से ज़्यादा रीजनेबल होने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग टर्म में आपके अमीर बनने के चांसेस को भी बढ़ाता है। दोस्तों द फिलॉसफी ऑफ मनी का अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें तो जब लाइफ में आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो ह्यूमिलिटी को फॉलो करें और जब बुरी चीज़ें हो रही हैं तो फॉरगिवनेस और कंपेंसेशन को फॉलो करें। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसे मामूली इंसान भी काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट कर सकते हैं। कंपाउंडर के लिए पैसे की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। कम ईगो का मतलब है ज़्यादा वेल्थ और सेविंग करना। एक तरह से आपकी इनकम और आपके ईगो के बीच का एक गैप है। अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करें कि आप रात को बिना किसी फिक्र के आराम से सो सकें। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम को बढ़ाएं, क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पैसे सेव करने के लिए किसी स्पेसिफिक गोल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बचत जरूर करें क्योंकि ये आपके भविष्य में फ्रीडम देता है। अपने पैसों का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करने के लिए करें, क्योंकि अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल होना एक खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे को दिखावे पर न पड़े बल्कि एक वेल्दी इंसान बनाने पर ध्यान दें। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त दूसरों पर आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि सामने वाला किस चीज़ में क्यों और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए ये द फिलॉसफी ऑफ मनी की समरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये द फिलॉसफी ऑफ मनी की शॉर्ट समरी कैसी लगी।